हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वांग लिन अपने हैप्पी न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हुए एक रेस्टोरेंट के अंदर आ गया था, जहां पे आज पूरे 7 सालों बाद उसकी मुलाकात उसी ओल्ड मैन के साथ होती है जिसने आज से 7 साल पहले वांग लिन को बेवकूफ बनाया था। इवन वो बूढ़ा भी वांग लिन को इस तरह से देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि उसके मुताबिक आज तक कोई भी इमोर्टल कल्टीवेटर इतने लंबे समय तक मोर्टल की जिंदगी नहीं गुजार पाया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी रेस्टोरेंट का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो बूढ़ा वांग लिन से कहता है कि तुमने पूरी तरह से खुद को एक मोर्टल में तो ट्रांसफॉर्म कर दिया, लेकिन तुम अभी तक भी आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को नहीं समझ पाए हो। आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के बारे में सुनकर वांग लिन को वहाँ पे एक बार फिर से झटका लगता है और वो उस बूढ़े से कहता है, लेकिन आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के बारे में तो आपने पिछली बार मुझे कुछ भी नहीं बताया था, इसलिए मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन होता क्या है। क्योंकि पिछली बार आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के बारे में बताने से पहले ही आप उस रेस्टोरेंट से रफू चक्कर हो गए थे। वांग लिन की ये बात सुनकर वो बूढ़ा वहाँ पे एक बार फिर से वांग लिन को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हुए कहता है, अरे यार, मैं भी तो बहुत ज्यादा बुरा हो चुका हूँ, इसलिए मुझे खुद भी सही से आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के बारे में कुछ याद नहीं आ रहा। लेकिन अगर तुम सेम पिछली बार की तरह किसी अच्छे से रेस्टोरेंट के अंदर मुझे बेहतरीन खाना खिलाते हो तो हो सकता है मुझे आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के बारे में दोबारा याद आ जाए, क्योंकि बेहतरीन खाना खाने से मेरी मेमोरी तेज होती है। इसलिए अगर तुम आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के बारे में जानना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें मुझे बेहतरीन खाना खिलाना होगा, जिसके बाद मैं तुम्हें आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के बारे में सब कुछ बता दूंगा। उस ओल्ड मैन की ये बात सुनकर वांग लिन वहाँ पे अपने मन में कहता है, तो ये मुझे यहाँ पे एक बार फिर से बेवकूफ बनाना चाह रहा है। मुझे नहीं लगता इसे खुद भी आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के बारे में कुछ भी पता होगा, इसलिए मेरे ख्याल से मुझे इस बुड्ढे के ऊपर अपना टाइम और पैसे जाया नहीं करने चाहिए। और ये कहकर वांग लिन वहाँ पे उस बुड्ढे से कहता है कि आप इसी रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर अपना खाना और वाइन एंजॉय कीजिए, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। और ये कहकर वांग लिन वहाँ पे उस बुड्ढे को ग्रीट करते हुए चुपचाप वहाँ से जाने लगा था। और वांग लिन को वहाँ पे इस तरह से जाते हुए देखकर वो बुड्ढा वहाँ पे अपने मन में ही कहता है, ये तो हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इवन इस बार ये मेरी बातों में भी नहीं आया, जिसका मतलब है कि इसके अंदर का लालच भी खत्म हो चुका होगा। इसलिए मेरे ख्याल से अब इसे सब कुछ बताने का समय आ चुका है। खैर, उसके बाद सीन चेंज होता है और हम वांग लिन को ही देखते हैं, जो कि उस रेस्टोरेंट से होता वो सीधा अपनी शॉप पे आ गया था। लेकिन जैसे ही वांग लिन वहाँ पे अपनी शॉप के अंदर एंटर करता है तो तभी उसे एहसास होता है कि वो ओल्ड मैन भी उसे फॉलो करते हुए उसकी शॉप में ही आ चुका है। और उस ओल्ड मैन को वहाँ पे इस तरह से अपनी दुकान में देखकर वांग लिन को बिल्कुल भी हैरानगी नहीं होती। वही वो ओल्ड मैन वांग लिन की दुकान को बहुत ही गौर से देखते हुए उससे कहता है, ओ तो यही वो जगह है जहाँ पे तुम आप मोर्टल वाली जिंदगी गुजार रहे हो। और ये कहते कहते उस बुड्ढे की नजर वहाँ पे वुडन आर्टिफैक्ट से ऊपर पड़ती है, जिन्हें देखकर वो भी वहाँ पे हैरान हुए बगैर नहीं रह पाता। और वो बुड्ढा वहाँ पे हर एक बीस्ट को देखते हुए उनके नाम भी लेता जा रहा था, जिसका मतलब था कि वो बुड्ढा उन सभी बीस्ट के बारे में पहले से ही जानता था। और तभी वो बुड्ढा वहाँ पे वांग लिन से कहता है कि ये सभी की सभी डिमोनिक बीस्ट तो डेविल सी के अंदर पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि जरूर तुम डेविल सी के अंदर भी जा चुके होगे और वहाँ पे इन सभी डिमोनिक बीस्ट के साथ तुम्हारा मुकाबला भी हुआ होगा, क्योंकि तुमने जितनी बारीकी से इन सभी को बनाया है उसे साफ साफ पता चल रहा है कि तुम इन सभी डिमोनिक बीस्ट को कितने करीब से जानते हो। और अगर डेविल सी के अंदर तुम्हारा इन डिमोनिक बीस्ट के साथ सामना हुआ होगा तो यकीनन तुमने इन सभी डिमोनिक बीस्ट को खत्म भी किया होगा। मानना पड़ेगा तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। और ये सब कहते कहते ही अचानक ही वो बूढ़ा वहाँ पे वांग लिन से सवाल करते हुए पूछता है, लड़के क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो? उस ओल्ड मैन की ये बात सुनकर वांग लिन भी वहाँ पे कुछ सोचते हुए उसे अपना नाम बता देता है। और जब वांग लिन वहाँ पे उस बुड्ढे को अपना नाम बताता है तो उस बुड्ढे ने भी अचानक ही वहाँ पे वांग लिन के सामने अपने पास को रिलीज करना शुरू कर दिया था। और जैसे जैसे वो बुड्ढा अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज कर रहा था, वैसे वैसे ही हम देखते हैं कि उस ओल्ड मैन की स्पिरिचुअल एनर्जी वहाँ पे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। हालांकि उस ओल्ड मैन ने अपनी स्पिरिचुअल पास को रिलीज कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वांग लिन वहाँ पे उसके कल्टीवेशन लेवल को चेक नहीं कर पा रहा था। और ये बात वहाँ पे वांग लिन को हैरान करने के लिए काफी थी। इस बात से ही वांग लिन को वहाँ पे एहसास हो गया था कि उसके सामने खड़ा हुआ ये ओल्ड मैन कोई मामूली इंसान नहीं है। और जहाँ तक मेरा अंदाजा है, ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम की कल्टीवेटर से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका होगा, जिसका मतलब है कि ये ओल्ड मैन ऑलरेडी एक गॉड बन चुका है। क्योंकि अगर ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में होता तो मैं इजीली इसके कल्टीवेशन लेवल को देख सकता था। लेकिन अभी वांग लिन वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उस ओल्ड मैन की स्पिरिचुअल एनर्जी तो वहाँ पे हर गुजरते पल के साथ बढ़ती ही जा रही थी। और उसकी पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी ने वहाँ पे अब वांग लिन को भी अपने घेरे के अंदर ले लिया था। जो देखकर वांग लिन वहाँ पे उस सीनियर से रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं, सीनियर प्लीज रुक जाइए, क्योंकि अगर यहाँ पे ये सब ऐसा ही चलता रहा तो आपकी ये पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पे मेरे पूरे घर को तबाह कर देगी। क्योंकि ये किसी इमोर्टल का नहीं बल्कि एक मामूली से मोर्टल का कार है, जो कि यहाँ पे ज्यादा देर तक ऐसी पावरफुल इमोर्टल एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वांग लिन की ये बात सुनकर वो ओल्ड मैन वहाँ पे स्माइल करते हुए वांग लिन से कहता है, बच्चे अभी तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो मैं तुम्हें अपना आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन भी दिखाने वाला हूँ। और फिक्र मत करो, इस सब से तुम्हारे इस घर को कुछ भी नहीं होने वाला। और ऊपर से मैं इस बात की गारंटी भी देता हूँ कि तुम्हें आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को देखकर बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। अब ये कहकर तो उस ओल्ड मैन ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया था। और एक टाइम पे तो आकर उस ओल्ड मैन की
स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है कि उसने वहाँ पे वांगलिन के घर के साथ साथ बाकी आसपास के सभी घरों को भी अपनी चपेट में लेते हुए उन्हें तबाह करना शुरू कर दिया था। इवन अब तो वांगलिन को भी वहाँ पे उस स्पिरिचुअल एनर्जी से बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी, जिससे बचने के लिए वांगलिन जल्दी से वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा लेता है। हालांकि वांगलिन का ये प्रोटेक्टिव बैरियर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ पे ज्यादा देर उस ओल्ड मैन की स्पिरिचुअल एनर्जी के सामने टिक नहीं पाता और देखते ही देखते उसका वो प्रोटेक्टिव बैरियर भी वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि अब तो वांगलिन को वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर और भी ज्यादा पेन होने लगा था और वांगलिन वहाँ पे अपने इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो जोर जोर से वहाँ पे चिल्लाने लगा था। लेकिन अगले इलाके में वहाँ पे सब कुछ धीरे धीरे शांत होने लगता है और कुछ इलाकों में वहाँ पे बिल्कुल पहले की तरह सब कुछ नॉर्मल हो गया था, जो देखने से ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था। असल में यही तो आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन की पावर थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए पावर से पावरफुल ओपोनेंट के सामने भी एक इल्यूजन को क्रिएट किया जा सकता था और उस इल्यूजन के अंदर उसे हराया भी जा सकता था। यही थी उस ओल्ड मैन के अकॉर्डिंग रियल आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन की पावर। जबकि वांगलिन तो वहाँ पे ये सब देखते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। हालांकि थोड़ी देर पहले तक उसे अपनी बॉडी के अंदर रियल पेन हो रहा था, लेकिन अभी उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है। और वांगलिन को वहाँ पे इस तरह से हैरान देखकर वो ओल्ड मैन वहाँ पे स्माइल करते हुए वांगलिन से कहता है, यही है वो आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन की पावर जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था। और इसी आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन की पावर की मदद से ही मुझे गॉड रियलम में ब्रेक थ्रू करने का मौका मिला था। गॉड रियलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल काम यही होता है। अगर तुम भी मेरी तरह मेहनत करते हुए इस आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को समझ लेते हो तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम नेशन सोल रियलम से ब्रेक थ्रू करते हुए बहुत ही जल्द सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू कर जाओगे। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारा इस आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को समझना। अब उस ओल्ड मैन की ये बात सुनकर वांगलिन, जो कि वहाँ पे पहले से ही काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था, वो उस ओल्ड मैन को अपनी रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहता है, सीनियर मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे लगा था कि आप बस मुझे बेवकूफ बनाते हुए मुझसे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसे पहले भी मेरा सामना काफी सारे सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर्स के साथ हुआ है, लेकिन उनसे भी मैंने इस आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के बारे में नहीं सुना था। इसलिए मुझे लगा था कि ये बस एक मनगढ़ंत चीज होगी जिसे आपने खुद से लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बनाया होगा। वांगलिन की ये बात सुनकर वो ओल्ड मैन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि असल में आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन तो हर एक कल्टीवेटर के पास होता है। इवन सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम से लेकर गॉड रियलम तक पहुंचने के लिए यही हमारे सबसे ज्यादा काम आता है। बस जरूरत होती है तो इसे समझने की, जिसे ज्यादातर कल्टीवेटर्स अवॉइड कर देते हैं। और ऊपर से तुम जिन सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर्स की बात कर रहे हो उन्हें जरूर से इस आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के बारे में पता होगा, क्योंकि आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के बगैर सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू किया ही नहीं जा सकता। और उन सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर्स का मुकाबला करते हुए तुम्हें उनके आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के बारे में इसलिए पता नहीं चला होगा क्योंकि हर एक कल्टीवेटर जो कि आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के बारे में जानता है वो उसे अपने किलिंग मूव के अंदर छुपा के रखता है ताकि कोई भी दूसरा कल्टीवेटर उसे देख ना सके। वैसे तो अगर कोई नेशन सोल रियलम का कल्टीवेटर खुद से इस आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को समझने की कोशिश करे तो उसे इसमें हजारों साल लग सकते हैं, पर अगर कोई कल्टीवेटर जो कि ऑलरेडी गॉड रियलम को अचीव कर चुका है वो अगर चाहे तो वो इस आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन की पावर को अपने जूनियर्स के साथ भी शेयर कर सकता है, जिसके चलते उस जूनियर को आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के बारे में समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और उसी के साथ साथ वो बहुत ही जल्द सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू कर लेगा। मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हें आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू करना चाहते हो? अगर तुम वाकई सच्चे मन से मेहनत करने के लिए तैयार हो तो मैं इस काम में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब उस ओल्ड मैन की ये बात सुनकर वांगलिन वहाँ पे आगे बढ़कर उस ओल्ड मैन से सवाल करते हुए पूछता है, सीनियर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर आप मेरी ही मदद क्यों करना चाहते हैं? अब वांगलिन के इस सवाल का जवाब वहाँ पे उस ओल्ड मैन के पास भी नहीं था, इसलिए वो दोबारा वहाँ पे वांगलिन के स्टैचूज को देखते हुए वांगलिन से कहता है कि मानना पड़ेगा, तुम्हारे बनाए हुए ये वुडन आर्टिफैक्ट्स वाकई काफी ज्यादा कमाल के हैं। अब उस ओल्ड मैन की ये बात सुनकर वांगलिन भी वहाँ पे समझ जाता है कि या तो ये ओल्ड मैन उसे इस सब के बारे में बताना नहीं चाहता या फिर खुद उस ओल्ड मैन के पास भी इस बारे में कोई जवाब नहीं है। और ये सोचकर वांगलिन वहाँ पे उस ओल्ड मैन से कहता है कि अगर आपको मेरे बनाए हुए ये वुडन आर्टिफैक्ट्स इतनी ज्यादा पसंद आ रहे हैं तो आप ये सारे के सारे अपने पास रख सकते हैं। वांगलिन की ये बात सुनकर वो ओल्ड मैन वहाँ पे थोड़ा गुस्सा होते हुए वांगलिन से कहता है कि मैं भला तुम्हारे बनाए हुए इन लो लेवल के वुडन आर्टिफैक्ट्स का क्या ही करूंगा, और ऊपर से अभी तक इनमें से आधे से ज्यादा तो पूरे भी नहीं हुए। मुझे तुम्हारे इन वुडन आर्टिफैक्ट से कोई भी मतलब नहीं है, मैं तो बस यहाँ पे तुम्हारी स्किल्स की तारीफ कर रहा था कि तुमने वाकई इन सभी वुडन आर्टिफैक्ट्स को बहुत ही बारीकी से बनाया है। और अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो तुम मेरे ही वुडन आर्टिफैक्ट क्यों नहीं बनाते, क्योंकि तुम मेरे इस हैंडसम फेस को देखकर समझ ही गए होगे कि मैं किसी हीरो से कम नहीं दिखता। इसलिए अगर तुम चाहो तो तुम मेरे ही हैंडसम फेस का वुडन आर्टिफैक्ट बना सकते हो, और हाँ अगर हो सके तो उसके ऊपर मेरा प्यारा सा नाम भी लिख देना, मेरा नाम है शेनवू। क्या कहते हो, है ना ये डील कमाल की? और तुम्हें तो खुद को बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत समझना चाहिए जो तुम्हें मेरे जैसे एक हैंडसम मैन का वुडन आर्टिफैक्ट बनाने का मौका मिल रहा है। मास्टर शेनवू की ये बात सुनकर वांगलिन भी वहाँ पे स्माइल के साथ उन्हें जवाब देते हुए बताता है कि हाँ मुझे आपकी ये डील मंजूर है, लेकिन अफसोस
अभी मेरा कल्टीवेशन लेवल उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है कि मैं आप जैसे एक महान कल्टीवेटर का स्टैचू बना सकूं, इसलिए आपको अपने स्टैचू के लिए कुछ समय तक इंतजार करना होगा। एक बार मैंने सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू कर लिया, उसके बाद मैं सबसे पहला काम आपका वुडन आर्टिफैक्ट बनाने का ही करूंगा। वांगलिन की ये बात सुनकर वो ओल्ड मैन वहाँ पे उससे कहता है कि हाँ, तुम्हारी बात में दम तो है, तुम वाकई अभी इस लेवल पे होते हुए मेरे जैसे एक महान मास्टर का पुतला नहीं बना सकते, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। जब तुम सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू कर जाओगे तो तुम्हें मेरे लिए एक नहीं बल्कि 12 पुतले बनाने होंगे, बल्कि 12 भी नहीं, पूरे 100 पुतले बनाने होंगे। और याद रखना, हर एक वुडन आर्टिफैक्ट बहुत ही ज्यादा कमाल का होना चाहिए, क्योंकि मैं उन सभी की सभी वुडन आर्टिफैक्ट्स को तोहफे के तौर पर अपनी सभी बीवियों को गिफ्ट देने वाला हूँ। अब पहले तो मुझे शक था, लेकिन उस बुड्ढे की ये बात सुनकर मुझे पूरे यकीन हो गया है कि ये पक्का एक नंबर का ठरकी है। और तभी मास्टर शेनवू वहाँ पे वांगलिन से कहता है कि चलो इस बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी के लिए सबसे पहले हमें कहीं जाना होगा। मास्टर शेनवू की ये बात सुनकर वांगलिन भी वहाँ पे उनसे सवाल करते हुए पूछता है, सीनियर आखिर हम कहाँ जाने वाले हैं? जिसपे मास्टर शेनवू उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में ब्रेक थ्रू करने से पहले तुम्हें आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के बारे में काफी कुछ समझना होगा, जो कि तुम्हारी इस शो में तो होने से रहा। और ये कहकर मास्टर शेनवू अचानक ही वहाँ पे वांगलिन को पकड़ते हुए अपना एक कदम आगे बढ़ा देता है। और मास्टर शेनवू को ये कदम भी इतना ज्यादा बड़ा था कि अपने इस एक कदम के साथ ही मास्टर शेनवू ने वहाँ पे 1 लाख से भी ज्यादा मील का फासला तय कर लिया था, जो देखकर तो वांगलिन को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो हैरान होते हुए खुद से ही कहता है कि आखिर भला कोई कल्टीवेटर अपने एक कदम के साथ ही 1 लाख मील का फासला कैसे तय कर सकता है? ऐसा कुछ तो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशंस की मदद से भी नहीं किया जा सकता। नहीं, मुझे तो अभी तक भी इस बात के ऊपर यकीन नहीं हो रहा। और ऊपर से इसने 1 लाख मील का फासला सिर्फ अकेले ही तय नहीं किया, बल्कि ये मुझे भी अपने साथ ले आया। अगर ये अकेला होता तो फिर ये कितने लाखों मील का फासला तय करता? ये सब सोचकर ही वांगलिन का दिमाग वहाँ पे घूम गया था और वह हैरानगी के मारे वहाँ पे मास्टर शेनवू को ही देखने लगा था, जहाँ मास्टर शेनवू बुरा समूह बनाते हुए कहता है, कितने अफसोस की बात है कि मैं अपने सिर्फ एक कदम के साथ सिर्फ 1 लाख मील का ही फासला तय कर पाया हूँ। मुझे लगता है मैं वाकई धीरे धीरे बुरा हो रहा हूँ। अब मास्टर शेनवू की ये बात सुनकर तो वांगलिन को वहाँ पे एक बार फिर से झटका लगता है, क्योंकि मास्टर शेनवू को तो वहाँ पे 1 लाख मील का भी फासला कम लग रहा था। और ये देखकर वांगलिन वहाँ पे अपने मन में ही कहता है कि आखिर इसका कल्टीवेशन लेवल क्या होगा। वहीं वांगलिन को वहाँ पे खुद को इस तरह से घूरते हुए देखकर मास्टर शेनवू वहाँ पे वांगलिन से कहता है कि अब आखिर तुम्हें क्या हो गया? तुम इस तरह से मुझे घूर क्या रहे हो? क्या तुमने आज से पहले कोई हैंडसम मैन नहीं देखा, या फिर तुम मेरी टेलीपोर्टेशन टेक्निक को देखकर इतने ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे हो? क्या तुमने आज से पहले इस तरह से टेलीपोर्ट नहीं किया? जिसपे वांगलिन नाम अपना सारे हिला देता है, जो देखकर मास्टर शेनवू उससे कहते हैं, अफसोस तुम मुझे मेरे बुढ़ापे में मिले हो। अगर तुम मुझे मेरे प्राइम में मिले होते तो तब तुम्हें मेरे पास को देखना चाहिए था। उस समय तो मैं अपने एक एक कदम के साथ लाखों मील का फासला ऐसे ही तय कर लिया करता था। मास्टर शेनवू की ये बात सुनकर वांगलिन वहाँ पे उनसे कहता है कि सीनियर मेरे लिए तो ये भी बहुत ज्यादा है। मैंने आज से पहले इतना ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर मास्टर नहीं देखा, जो कि अपने एक कदम के साथ ही 1 लाख मील का फासला तय कर लेता हो। अब तो वाकई मैं आपको एडमायर करने लगा हूँ। और ये कहते हुए वांगलिन वहाँ पे मास्टर शेनवू को एक बार फिर से ग्रीट भी करता है। वांगलिन की ये बात सुनकर मास्टर शेनवू उससे कहता है कि अब अगर तारीफ करना हो क्या हो तो क्या हम लोग काम की बात कर सकते हैं? अपने सामने देखो, अभी हम लोग बायून सेट के सामने खड़े हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम इस बायून सेट को पूरी तरह से तबाह कर दो। अब ये सुनकर वांगलिन को वहाँ पे एक बार फिर से झटका लगता है, लेकिन वो इस बारे में मास्टर शेनवू से कोई सवाल नहीं पूछता। उसे तो बस वहाँ पे एक ही बात की फिक्र थी कि अगर मैं सीधा सीधा बायून सेट के ऊपर हमला करता हूँ तो उन्हें मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता लग जाएगा और उसके बाद वो पूरी तरह से हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ जाएंगे। अब वांगलिन की ये परेशानी सुनकर मास्टर शेनवू जल्दी से वहाँ पे अपने पास से 2 स्ट्रॉ हेड्स को बाहर निकालता है, जो कि किसी एंशिएंट ट्रायल से कम नहीं थे। और उनमें से एक स्ट्रॉ हेड मास्टर शेनवू वांगलिन को देते हुए कहता है कि इसे पहन लो। इसे पहनने के बाद कोई भी तुम्हारा फेस नहीं देख पाएगा और उसके बाद तुम्हें इस बात की भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी कि बायून सेट तुम्हारी रियल आइडेंटिटी के बारे में जान लेगा और सिर्फ वही लोग तुम्हारे फेस को देख पाएंगे जो कि तुमसे 2 लेवल ऊपर होंगे। और इसी बीच हम देखते हैं कि मास्टर शेनवू ने भी वहाँ पे उस स्ट्रॉ हेड को पहन लिया था, जो देखकर वांगलिन वहाँ पे मास्टर शेनवू की कल्टीवेशन लेवल को चेक करने के लिए अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उनके फेस को देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें बुरी तरह से नाकाम हो जाता है। और इस बात से वांगलिन को वहाँ पे अंदाजा हो गया था कि मास्टर शेनवू कल्टीवेशन लेवल के मुकाबले में उससे बहुत ही ज्यादा ऊपर है। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि इसके पास ये एंशिएंट ट्रेजर आया कहाँ से। और ये कहते हुए वांगलिन भी वहाँ पे स्ट्रॉ हेड को पहन लेता है, जो देखकर मास्टर शेनवू ने जल्दी से वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे अपनी एमरल्ड सोल बॉडी को भी समन कर लिया था, जिसने बाहर आते साथ ही वहाँ पे अपनी जायंट स्पिरिचुअल सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए बायून सेट के प्रोटेक्टिव बैरियर के ऊपर अटैक कर दिया था। और उस मार्शल सोल बॉडी के एक अटैक के साथ ही बायून सेट का लगाया हुआ प्रोटेक्टिव बैरियर वहाँ पे एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो गया था, जो देखकर वांगलिन वहाँ पे एक बार फिर से चौंकते हुए कहता है कि मास्टर शेनवू ने तो यहाँ पे बहुत ही इजीली एक लेवल 4 की फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। आखिर मास्टर शेनवू रियल में कितना ज्यादा ताकतवर होगा, इसके बारे में तो अब अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन अभी वांगलिन वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि द
तभी उस फॉर्मेशन के नीचे से उन दोनों के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक होता है। जैसे मास्टर शेनवू ने वहाँ पे अपनी सिर्फ 2 फिंगर्स का इस्तेमाल करते हुए रोक लिया था, लेकिन इस खतरनाक अटैक को झेलने के बाद मास्टर शेनवू की सोल बॉडी वहाँ पे धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगी थी, जो देखकर मास्टर शेनवू वहाँ पे अपनी सोल बॉडी को गाली देते हुए कहता है, तुम तो बहुत ही ज्यादा घटिया निकले। तुम्हें बनाने के लिए मैंने तुम्हें अपनी इतनी ज्यादा सोल एनर्जी दी और तुम हो कि तुम यहाँ पे एक ही अटैक में ढेर हो गए। लेकिन मास्टर शेनवू कैसे कहने तक कि वो सोल बॉडी वहाँ पे पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। और इस मौके का फायदा उठाकर बायून सेट के सभी एल्डर्स और मास्टर्स वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़ते हुए वहाँ पे वांग लिन और मास्टर शेनवू के सामने आगे खड़े हो जाते हैं। और एक साथ वहाँ पे इतने सारे लोगों को अपने सामने देखकर वांग लिन भी थोड़ा सीरियस होते हुए खुद से ही कहता है कि ये सभी लोग तो तादाद में बहुत ही ज्यादा हैं। मुझे लगता है इन सभी को ठिकाने लगाने में मुझे काफी ज्यादा परेशानी होने वाली है। और मेरे लिए सबसे ज्यादा परेशानी की बात तो ये है कि इनमें से 30 से ज्यादा लोग तो नेसेसरी रियलम के कल्टीवेटर्स हैं और इनका सेक्ट लीडर तो मुझे सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम का कल्टीवेटर दिखाई दे रहा है। पर चलो अच्छा है कि ये सिर्फ सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम का कल्टीवेटर है। इसका मतलब है कि ये भी यहाँ पे मेरा चेहरा नहीं देख सकता। असल में वो सेक्ट लीडर था ही नहीं, बल्कि वो बायून सेट के ग्रेट एल्डर था जिसका नाम एल्डर बूजेन था। और वो ऑलरेडी सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में भी ब्रेक थ्रू कर चुका था। एल्डर बूजेन वहाँ पे गुस्से से वांग लिन और मास्टर शेनवू से कहता है कि आखिर तुम दोनों हो कौन और तुम दोनों ने इस तरह से हमारे बायून सेट के प्रोटेक्टिव बैरियर के ऊपर अटैक क्यों किया? अगर तुम लोगों ने इसके बारे में कोई वैलिड रीजन नहीं दिया तो मजबूरन मुझे तुम दोनों को यहाँ पे खत्म करना होगा। एल्डर बूजेन की ये बात सुनकर मास्टर शेनवू वहाँ पे एक चेयर के ऊपर बैठते हुए उसे कहता है कि ये सब मैंने नहीं बल्कि इस लड़के ने किया है और तुम्हें जो कुछ भी पूछना है सीधा इस लड़के से ही पूछो। मैं तो बस एक मामूली सा चोर हूँ। असल में तो सारा प्लान इसी लड़के का था। ये मुझे पैसे देकर मुझे अपने साथ ले आया था। मास्टर शेनवू ने तो यहाँ पे बहुत ही चालाकी से वांग लिन को पूरी तरह से फंसा दिया था। और ऊपर से मास्टर शेनवू की ये सारी बातें सुनकर वांग लिन को वहाँ पे उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और अभी वांग लिन वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि एल्डर बूजेन ने वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ वांग लिन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।